नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉस्मिक नेविगेटर्स। वेस्टर्न कैलेंडर सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जुलाई का महीना है और इंडियन सोलर लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग पंचांग के अकॉर्डिंग ये है श्रावण का महीना। श्रावण का महीना बहुत ही बेनिफिक माना जाता है क्योंकि श्रावण का जो नक्षत्र है, ऐसा माना जाता है कि श्रावण के नक्षत्र में अगर कोई काम शुरू किया जाए तो वो हमेशा अपने एंड पर पहुंचता है, कभी भी अधूरा नहीं रहता। और इसी महीने यूनिवर्सिटियों के नए सेशन शुरू होते हैं, नई क्लासेस शुरू होती हैं और आइकस का भी एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स शुरू हो रहा है श्रावण के महीने से। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या जब हम किसी भी डिसिप्लिन की बात करते हैं तो लोगों को कुछ एक बेसिक आइडिया होता है कि इस स्टडी में क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। जैसे हम अगर किसी से पूछें इकोनॉमिक्स के बारे में तो लोगों को जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसको भी एक बेसिक आइडिया होता है कि आप कुछ यहाँ मनी से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों से, टैक्स से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं जो भी फॉर्मली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो जिसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है उसको भी एक बहुत ही ब्रॉड आइडिया होता है कि अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ केमिकल्स की बात हो रही है, फिजिक्स की बात है तो कुछ मोशन की बात है, जूलॉजी बॉटनी की बात है तो कुछ पेड़ पौधों की बात है, फूलों की बात है, बायोलॉजी की बात है। तो इसी तरह से कुछ एक ब्रॉड आइडिया होता है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत वेरी करते हैं। ऐसे लोग हैं जो इसको आउटराइट पाखंड भी कहते हैं, बिल्कुल ही इसमें बिलीव नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जो इसके एकदम एक्सट्रीम हैं, इतना सिनिकल व्यू रखते हैं कि वो कोई काम करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है जब तक उनको हर तरह से कन्विंस ना हो जाए कि ये हर तरह से अच्छा मुहूर्त है, हर तरह से अच्छा टाइम है। तो उनका बिहेवियर भी एक तरह से सिनिकल हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है, जिसे हम वहम करना भी कह सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉशियस, जिसकी वजह से उनको उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी जब हम किसी से पूछते हैं, किसी लेमैन से पूछते हैं जिसका बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में ही कहीं रहता है, या वो अनडिफाइंड होता है, उसको पता नहीं होता कि ये है क्या। तो एस्ट्रोलॉजी की जो पब्लिक रिलेशन है, जो पब्लिसिटी है, वो उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरह से अलग दूसरी स्टडीज की हुई है, जिस तरह से दूसरी स्टडीज को समझा जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को समझने का, जानने का तरीका है। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन से रिलेटेड है, क्या एस्ट्रोलॉजी रिलीजन से रिलेटेड है, क्या एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, क्या ये साइंस है, क्या ये नॉन साइंस है, क्या है? तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का रिलीजन से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के जो सूत्र हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक जैसे ही एप्लीकेबल हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में बिलीव करता हो या वो किसी भी लोकेशन पर रहता हो। सो एस्ट्रोलॉजी के जो सूत्र रहेंगे वो उसको उसी तरह से इम्पैक्ट करेंगे जिस तरह वो किसी भी और व्यक्ति को करेंगे, चाहे उसके बिलीव्स उससे बिल्कुल अलग हों। दूसरा, क्या एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है? तो एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आप किसी भी मूवमेंट पे किसी को स्पिरिचुअल फीलिंग्स आ सकती हैं। जैसे अंगुलीमाल डाकू थे, उनको एक सडन फीलिंग आई और उन्होंने अपना रास्ता बदला। वाल्मीकि जी थे। सो स्पिरिचुअलिटी आप किसी भी मूवमेंट पे फील कर सकते हैं, किसी भी टाइम आपको एक स्पिरिचुअल फीलिंग आ सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है। ऑल्दो अगर आप एस्ट्रोलॉजी जब आप स्टडी करते हैं तो आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जैसे अब किसी स्टडी को जब आप करने लगे और आपने जब उसका डायनेमिक्स देखा और आपने उसकी जब इंट्रिकेसीज समझी, तो आप धीरे धीरे हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करें। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इन इटसेल्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजी रिलीजन है। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या? तो एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन किया गया है एज अ प्रत्यक्ष शास्त्र। सो एक श्लोक में कहा भी गया है, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्रम। ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, वो शास्त्र है जो दिखाई देता है, और सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी हैं, इसके गवाह हैं। तो अब इसको प्रत्यक्ष शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि
ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो पूरी तरह से दिखाई देने वाली चीजों पे बेस्ड हैं, ग्रहों पे बेस्ड हैं, उनके अफेक्ट्स पे बेस्ड हैं। तो ग्रह हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो चीज हमें नहीं दिखाई देती वो है उन ग्रहों के अफेक्ट। तो वो ग्रह हमें अफेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे विजिबल जो प्लैनेट है हमारे लिए, जिसके इफेक्ट्स हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है सन। तो सूर्य के इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ब्रॉडली सूर्य गर्मी देता है। मान लीजिए गर्मी का महीना है, 50 या 40 डिग्री का टेम्परेचर है, 50 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो 40 डिग्री टेम्परेचर में आप दो लोगों को अगर बाहर खड़ा करते हैं तो दोनों लोग डेफिनेटली कुछ चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति उसमें ज्यादा चिड़चिड़ा फील करे, दूसरा उसमें कम फील करे। अब इसकी वजह क्या है कि सूरज तो अपने हिसाब से उतनी ही एनर्जी दे रहा है उन दोनों लोगों को, तो एक ही लोकेशन पर खड़े हैं, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों है? तो ये है अफेक्ट, कि वो एनर्जी, सेम एनर्जी दो लोगों को अलग अलग कैसे अफेक्ट कर सकती है और उन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग कैसे हो सकता है। क्योंकि वो जो बर्थ टाइम से जो नेटल एनर्जी अपने साथ लेकर आए हैं वो प्लैनेट्स के साथ कैसे मैच कर रही है। अब इसको स्टडी करने का, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं बनाया जा सकता, कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट इस तरह से नहीं बनाया जाता कि कितना परसेंट अफेक्ट सनलाइट इस व्यक्ति को अफेक्ट करेगी, उस व्यक्ति को इतना परसेंट कम करेगी। ये सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं, एक रिपीटेड प्रोसेस से चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर किसी का बर्थ हुआ है जब एक स्पेसिफिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस थी, उस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को लेकर जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और क्योंकि ये फीचर्स साइक्लिक हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं वो रिपीट उस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिकली कैसे रिपीट होंगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, क्योंकि आप किसी भी तरह से प्लैनेट्स के जो अफेक्ट हैं उनको कोई थर्मामीटर लगा के या कोई बैरोमीटर लगा के आप चेक नहीं कर सकते कि इतना परसेंट अफेक्ट सन आपको करेगा, 40% अफेक्ट करेगा, 50% अफेक्ट करेगा। ये ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है, और ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे बनाना पड़ता है, एक साइंटिफिक वे बनाना पड़ता है कि आप उसको चेक कैसे करेंगे, कैसे आप उसको नोट डाउन करेंगे, कैसे आप इफेक्ट्स को नोट डाउन करेंगे। जैसे सन है, अगर हमें सन की ही साइकिल बनानी है कि सन मूवमेंट कैसे करता है, अगर आपका बर्थ आज हुआ और आप आज से नोटिस करना शुरू करते हैं, या सपोज 10 साल में आपको कुछ समझ आने लगी और आप आज से नोटिस करने लगे कि सन मूवमेंट कैसे कर रहा है, तो आप एक साइक्लिकल पैटर्न उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि सन जो है वो एक साइक्लिकल पैटर्न में मूव कर रहा है। हर 6 महीने बाद फिर से एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में है तो फिर हर 6 महीने बाद एक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो जाता है। तो ये जो सन है एक साइक्लिकल प्रोसेस से मूव कर रहा है। इसी तरह से बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक साइक्लिकल प्रोसेस से मूव कर रहे हैं, और उनका इफेक्ट भी लगभग उसी तरह है। जब वो साइकिल के इस साइड होंगे तो उनका एक अलग एक्सट्रीम पे इफेक्ट होगा, जब वो साइकिल के दूसरी साइड चले जाएंगे तो उनका एक एक्सट्रीम इफेक्ट होगा। अब इसको नोटिस करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाना पड़ेगा, और उसमें अपना ऑब्जर्वेशंस नोट करनी पड़ेंगी। और ये सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, ये काफी लंबा स्पैन हो सकता है, क्योंकि सन की साइकिल तो बहुत छोटी है, एक ही साल में हो जाती है। शनि 29 साल लेता है एक चक्कर लगाने में। तो अगर आपने शनि की साइकिल को ऑब्जर्व करना है, तो अगर आप सोचेंगे कम से कम आपको 10 साइकिल्स ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी ये देखने के लिए कि शनि का इफेक्ट क्या है, तो ये भी कम से कम 300 साल हो जाते हैं। तो 300 साल बाद आप 10 साइकिल्स का डेटा आपके पास होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि सैटर्न जो प्लैनेट है वो उसने जब जब मूवमेंट की तो उसने क्या क्या अपने रिजल्ट दिए अपनी साइकिल में। 29 साल में एक साइकिल ली, 300 साल का जब हमारे पास डेटा हुआ तब हमने कहा कि ये सैटर्न का जो रिजल्ट है वो रिपीटेड रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। फॉर्चुनेटली इंडिया में जो हिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास है एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों के रूप में, जिससे हमें पता लगता है कि प्लैनेट जब मूव करते हैं, ट्रांजिट में है, तो वो किस तरह के इफेक्ट्स देते हैं। क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच हिस्ट्री है, कल्चरली बहुत रिच है। जो एस्ट्रोलॉजी के ट्रेडिशंस हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन किए गए हैं, ऑल्दो बीच में डिसरप्शन की वजह से एस्ट्रोलॉजी को वो
रिकॉग्निशन नहीं मिल सकी जो साइंटिफिक फॉर्म से उसको मिलनी चाहिए थी। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन उन्हीं से जाना जाता है जो उसको प्रैक्टिस करते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजर से ही जानी जाएगी, और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इसी तरह की कोशिश की कि भ्रामक चीजें जिस तरह से किसी को थोड़ा सा डराया जा सके, उस तरह की चीजों को ज्यादा प्रमोट किया, बजाय कि उसको एक साइंटिफिक अप्रोच देने के। इससे क्या हुआ कि या तो लोग बहुत ज्यादा उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो पाखंड है या ये यूजफुल नहीं है, या जो लोग उसमें डर गए उन्होंने उसको एक अलग ही लेवल पे, एक सिनिकल लेवल पे वो उसको ले गए, और बहुत ज्यादा वहमी हो गए। या इसी तरह के वहम से बाद में अंधभक्ति भी आती है कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की कोई प्रिडिक्शन सही हो रही है तो उस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर लेते हैं। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं। अब एस्ट्रोलॉजी को आपने एक साइंटिफिक फॉर्म में समझना है, और एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक फॉर्म में समझने के लिए जो एक अकेला इंस्टीट्यूट है वो है आइकस, जो 1 2 5 साल से नहीं, पिछले 40 साल से एक साइंटिफिक वे से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा रहा है, सो दैट एस्ट्रोलॉजी को वो साइंटिफिक रिकॉग्निशन मिल सके उस तरह की, जिस तरह की हम किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टडी है, ये इस चीज को स्टडी करती है, इसके इफेक्ट स्टडी करते हैं। क्योंकि स्टडीज कंटिन्यूअस है। अब फिजिक्स के मोशंस डेवलप हो गए लेकिन फिजिक्स की स्टडी बंद नहीं हुई। स्टडी कंटिन्यूअस है, बायोलॉजी भी रिसर्च, इट्स एन एवर गोइंग रिसर्च, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हमारी जानने की लिमिट नहीं है, हम जानना चाहते हैं। यूनिवर्स अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन ये हमारी लिमिट है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, कितना हम उसे जान पाते हैं। तो हर डोमेन में रिसर्च ऑनगोइंग रहती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो। सो रिसर्च खत्म नहीं होती, चाहे वो अप्लाइड साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो। सो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी एक ऑनगोइंग स्टडी है। इसको जब तक साइंटिफिक अप्रोच से नहीं देखा जाएगा, उस तरीके से उसको स्टडी नहीं की जाएगी, तो ये एक इम्बैलेंस रहेगा। या तो जो जनरल पब्लिक है वो इसको आउटराइट रिजेक्ट कर देगी, या वो सिनिकल फॉर्म में वहमी होने की तरफ चली जाएगी। तो आइकस का नया कोर्स शुरू हो रहा है जुलाई से, श्रावण के महीने में। साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, और यहाँ की फैकल्टी पूरी तरह से ट्रेंड है उसी तरीके से पढ़ाने में, साइंटिफिकली तरीके से पढ़ाने में, जिस तरीके से ये बताया गया था ऋषियों मुनियों द्वारा कि ये एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। ये वो शास्त्र है जो ग्रह हमें दिखाई देते हैं, और परोक्ष क्या है, जो दिखाई नहीं देता, वो है उनके अफेक्ट। उन अफेक्ट को स्टडी करना है उन प्लैनेट्स की मूवमेंट से। सो फैकल्टी भी किसी तरह के रिलीजन में, किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में, इस तरह की चीजों के बजाय आपको एक साइंटिफिक अप्रोच की तरफ लेकर जाते हैं। तो जुलाई 2025 से आइकस का बैच शुरू हो रहा है, पंचकुला में ऑफलाइन क्लासेस हैं। सो डेफिनेटली आप ट्राई करें, कोशिश करें कि ये क्लास जरूर ज्वाइन करें।